नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से द कहानी बाज के कहानियों में। हमारी आज की कहानी का नाम है कंकाल और आज ये 13वां एपिसोड होने जा रहा है। तो आइए चलते हैं आज की कहानी की ओर। किशोरी भी अपने सामान में लगी थी। यमुना कभी उसके और कभी विजय के साधनों में सहायता करती। वो घुटनों के बल बैठकर विजय की सामग्री बड़े मनोयोग से हैंडबैग में सजा रही थी। विजय कहता, नहीं यमुना, तौलिया तो इस बैग में अवश्य रहनी चाहिए। यमुना कहती, इतनी सामग्री इस छोटे पात्र में समा नहीं सकती, वो ट्रंक में रख दी जाएंगी। विजय ने कहा, मैं अपने अत्यंत आवश्यक पदार्थ अपने समीप रखना चाहता हूँ। आप अपनी आवश्यकताओं का ठीक अनुमान नहीं कर सकते। संभवतः आपका चिट्ठा बढ़ा हुआ रहता है। नहीं यमुना, वह मेरी नितांत आवश्यकता है। अच्छा, तो सब वस्तु आप मुझसे मांग लीजिएगा, देखिए जब कुछ भी घटे। विजय ने विचार कर देखा कि यमुना भी तो मेरी सबसे बढ़कर आवश्यकता की वस्तु है। वह हताश होकर सामने से हट गया। यमुना और किशोरी ने ही मिलकर सब सामान ठीक कर लिया। निश्चित दिन आ गए। रेल का प्रबंध पहले ही ठीक कर लिया गया था। किशोरी की कुछ सहेलियां भी जुट गई थी। निरंजन थे प्रधान सेनापति। वो छोटी सी सेना पहाड़ी पर चढ़ाई करने लगी। चैत का एक सुंदर प्रभात था। दिन आलम से भरा, अवसाद से पूर्ण, फिर भी मनोरंजकता थी, प्रवृत्ति थी। पलाश के वृक्ष लाल हो रहे थे। नई नई पत्तियों के आने पर भी जंगली वृक्षों में घनापन न था। बौखलाया हुआ सबसे धक्कम धुक्की कर रहा था। पहाड़ी के नीचे एक झील सी थी जो बरसात में भर जाती है। आजकल खेती हो रही थी। पत्थरों के ढोकों से उनकी सीमा बनी हुई थी। एक नाले का भी अंत होता था। यमुना एक ढोके पर बैठ गई। पास ही हैंडबैग धरा था। वह पिछड़ी हुई औरतों के आने की बाट जो रही थी और विजय शैलपथ से ऊपर सबके आगे चढ़ रहा था। किशोरी और उसकी सहेलियां भी आ गई। एक सुंदर झुरमुट था जिसमें सौंदर्य और सुरुचि का समन्वय था। शहनाई के बिना किशोरी का कोई उत्साह पूरा न होता था। बाजे गाजे से पूजा करने की मनोती थी। वे बाजे वाले भी ऊपर पहुंच चुके थे। अब प्रधान आक्रमणकारियों का दल पहाड़ी पर चढ़ने लगा। थोड़ी ही देर में पहाड़ी पर संध्या के रंग बिरंगे बादलों का दृश्य दिखाई देने लगा। देवी का छोटा सा मंदिर है, वहीं सब एकत्र हुए। कपूरी, बादामी, फिरोजी, धानी, गुलेनार रंग के घूंघट उलट दिए गए। यहाँ पर्दे की आवश्यकता न थी। भैरवी के स्वर मुक्त होकर पहाड़ी से झरनों की तरह निकल रहे थे। सचमुच वसंत खिल पड़ा। पूजा के साथ ही स्वतंत्र रूप से ये सुंदरियां भी गाने लगी। यमुना चुपचाप पुरैये की डाली के नीचे बैठी थी। बैग का सहारा लिए वो धूप से अपना मुख बचाए थी। किशोरी ने उसे हठ करके गुलेनार चादर ओढ़ा दी। पसीने से लगकर उस रंग ने यमुना के मुख पर अपने चिन्ह बना दिए थे। वो बड़ी सुंदर रंग साजी थी, यद्यपि उसके भाव आंखों के नीचे की कालिमा में करुण रंग में छिप रहे थे। परंतु इस समय विलक्षण आकर्षण उसके मुख पर था। सुंदरता की होड़ लग जाने पर मानसिक गति दबाई ना जा सकती थी। विजय जब सौंदर्य से अपने को अलग ना कर सका, वो पूजा छोड़कर उसी के समीप एक विशाल खंड पर जा बैठा। यमुना भी संभलकर बैठ गई थी। क्यों यमुना, तुमको गाना नहीं आता? बातचीत आरंभ करने के ढंग से विजय ने कहा, आता क्यों नहीं है, पर गाना नहीं चाहती। क्यों? यूं ही, कुछ करने का मन नहीं करता। कुछ भी? कुछ नहीं। संसार कुछ करने के योग्य नहीं। फिर क्या? इसमें यदि दर्शक बनकर जी सके तो मनुष्य के बड़े सौभाग्य की बात है। परंतु मैं केवल इसे दूर से नहीं देखना चाहता। अपनी अपनी इच्छा। आप अभिनय करना चाहते हैं तो कीजिए, पर यह स्मरण रखिए कि सब अभिनय सबके मनोकूल नहीं होते। यमुना, आज तो तुमने रंगीन साड़ी पहनी है, बड़ी सुंदर लगती है। क्या करूं विजय बाबू, जो मिलेगा वही ना पहनूंगी।
विरक्त होकर यमुना ने कहा। विजय को रुखाई जान पड़ी। उसने भी बात बदल ली। कहा, तुमने तो कहा था कि तुमको जिस वस्तु की आवश्यकता होगी मैं दूंगी, यहाँ मुझे कुछ आवश्यकता है। यमुना भयभीत होकर विजय के आतुर मुख का अध्ययन करने लगी। कुछ न बोली। विजय ने सहम कर कहा, मुझे प्यास लगी है। यमुना ने बैग में से एक छोटी सी चांदी की लुटिया निकाली जिसके साथ पीतल रंगीन डोरी लगी थी। यह कुरैया की झुरमुट की दूसरी ओर चली गई। विजय चुपचाप सोचने लगा और कुछ नहीं, केवल यमुना के स्वच्छ कपोलों पर गुलेनार रंग की छाप। उन्मुक्त हृदय, किशोर हृदय स्वप्न देखने लगा। तांबुल राग रजित चुंबन अंकित कपोलों का वह पागल हो उठा। यमुना पानी लेकर आई, बैग से मिठाई निकालकर विजय के सामने रख दी। सीधे लड़के की तरह विजय ने जलपान किया। तब पूछा, पहाड़ी के ऊपर ही तुम्हें जल कहाँ मिला यमुना? यहीं तो पास ही एक कुंड है, चलो मुझे दिखला दो। दोनों कुरैये के झुरमुट की ओट में चले। वहां सचमुच एक चौकोर पत्थर का कुंड था, उसमें जल लबालब भरा था। यमुना ने कहा, मुझसे यही एक पंडे ने कहा है कि यह कुंड जाड़ा गर्मी बरसात सब दिनों में बराबर भरा रहता है। जितने आदमी चाहे इसमें जल पिए, खाली नहीं होता। यह देवी का चमत्कार है। इसी से विंध्यावासिनी देवी से कम इस पहाड़ी झीलों की देवी का मान नहीं है। बहुत दूर से लोग यहाँ आते हैं। यमुना है, बड़े आश्चर्य की बात, पहाड़ी के इतने ऊपर भी यह जलकुंड सचमुच अद्भुत है। परंतु मैंने और भी ऐसा कुंड देखा है जिसमें कितने ही जल पिए वह भरा ही रहता है। सचमुच? कहाँ पर विजय बाबू? सुंदरी में रूप का कूप, कहकर विजय यमुना के मुख को उसी भांति देखने लगा जैसे अनजाने में ढेला फेंक कर बालक चोट लगने वाले को देखता है। वाह विजय बाबू, आजकल साहित्य का ज्ञान बढ़ा हुआ देखती हूँ, कहते ही यमुना ने विजय की ओर देखा, जैसे कोई बड़ी बड़ी नटखट लड़के को संकेत से झिड़कती हो। विजय लज्जित हो। इतने में विजय बाबू की पुकार हुई। किशोरी बुला रही थी। वो दोनों देवी के सामने पहुंचे। किशोरी मन ही मन मुस्कुराई। पूजा समाप्त हो चुकी थी। सबको चलने के लिए कहा गया। यमुना ने बैग उठाया, सब उतरने लगे। धूप कड़ी हो गई थी। विजय ने अपना छाता खोल लिया। उसकी बार बार इच्छा होती कि वह यमुना से इसी की छाया में चलने के लिए कहे, पर साहस ना होता। यमुना के दो एक लटे पसीने से उसके सुंदर भाल पर चिपक गई थी। विजय उसी विचित्र लिपि को पढ़ते पढ़ते पहाड़ी से नीचे उतरा। सब लोग काशी लौट आए। एक और तो जल बरस रहा था। पुरवाई से बूंदें तिरछी होकर गिर रही थी। उधर पश्चिम से चौथे पहर पीली धूप उनमें केसर घोल रही थी। मथुरा से वृंदावन आने वाली सड़क पर एक घर की छत पर यमुना चादर तान रही थी। दालान में बैठा हुआ विजय एक उपन्यास पढ़ रहा था। निरंजन सेवा कुंज में दर्शन करने गया था। किशोरी बैठी हुई पान लगा रही थी। तीर्थ यात्रा के लिए श्रावण से ही लोग टिके थे। झूल की बहार थी, घटाओं का जमघट। उपन्यास पूरा करते हुए विश्राम की सांस लेकर विजय ने पूछा, पानी और धूप से बचने के लिए वो पतली चादर क्या काम देगी यमुना? बाबा जी के लिए मघा का जल संचय करना है। वे कहते हैं कि इस जल से अनेक रोग नष्ट होते हैं। रोग नष्ट चाहे ना हो, पर वृंदावन के खारे कूप जल से तो यह अच्छा ही होगा। अच्छा, एक गिलास मुझे भी दो। विजय बाबू, काम वही करना, पर उसकी कड़ी समालोचना के बाद। यह तो आपका स्वभाव हो गया है। लीजिए जल, कहकर यमुना ने पीने के लिए जल दिया। उसे पीकर विजय ने कहा, यमुना तुम जानती हो, मैंने कॉलेज में एक संशोधन समाज स्थापित किया है। उसका उद्देश्य है जिन बातों में बुद्धिवाद का उपयोग ना हो सके उसका खंडन करना और तदनुकूल आचरण करना। देख रही हो कि मैं छूत छात का कुछ विचार नहीं करता। प्रकट रूप में होटलों तक में खाता भी हूँ। इसी प्रकार इन प्राचीन कुसंस्कारों का नाश करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ, क्योंकि ये रूढ़ियाँ आगे चलकर धर्म का रूप धारण कर लेती हैं। जो बातें कभी देश काल पत्रानुसार प्रचलित हो गई थी, वे सब माननीय नहीं।
हिंदू समाज के पैरों में ये बेड़ियां हैं। इतने में बाहर सड़क पर कुछ बालकों के मधुर स्वर सुनाई पड़े। विजय उधर चौंक कर देखने लगे। छोटे छोटे ब्रह्मचारी दंड, कमंडल और पीत वसन धारण किए समस्वर में गाते जा रहे थे। उन सबों के आगे छोटी दाढ़ी और घने बालों वाला एक युवक सफेद चादर धोती पहने जा रहा था। गृहस्थ लोग उन ब्रह्मचारियों की झोली में कुछ डाल देते थे। विजय ने एक दृष्टि से देखकर मुंह फिराकर यमुना से कहा, देखो यह 20वीं शताब्दी में 3000 BC का अभिनय। समग्र संसार अपनी स्थिति रखने के लिए चंचल है। रोटी का प्रश्न सबके सामने है, फिर भी मूर्ख हिंदू अपनी पुरानी असभ्यताओं का प्रदर्शन कराकर पुण्य संचय करना चाहते हैं। आप तो पाप पुण्य कुछ मानते ही नहीं विजय बाबू। पाप और कुछ नहीं है यमुना। जिन्हें हम छिपाकर करना चाहते हैं उन्हीं कर्मों को पाप कह सकते हैं, परंतु समाज का एक बड़ा भाग उसे यदि व्यवहार्य बना देता है तो वही कर्म हो जाता है, धर्म हो जाता है। देखती नहीं हो, इतने विरुद्ध मत रखने वाले संसार के मनुष्य अपने अपने विचारों में धार्मिक बने हैं। जो एक के यहाँ पाप है वही तो दूसरे के यहाँ पुण्य है। किशोरी चुपचाप इन लोगों की बात सुन रही थी। वह एक स्वार्थ से भरी चतुर स्त्री थी, स्वतंत्रता से रहना चाहती थी, इसलिए लड़के को भी स्वतंत्र होने में सहायता देती थी। कभी कभी यमुना की धार्मिकता उसे असह्य हो जाती है, परंतु अपना गौरव बनाए रखने के लिए वह उसका खंडन न करती, क्योंकि ब्राह्म धर्माचरण दिखलाना ही उसके दुर्बल चरित्र का आवरण था। वह बराबर चाहती थी कि यमुना और विजय में गाढ़ा परिचय बढ़े और इसके लिए वह अवसर भी देती। उसने कहा, विजय इसी से तो तुम्हारे हाथ का भी खाना खाने लगा है यमुना। यह कोई अच्छी बात तो नहीं है बहू जी। क्या करो यमुना, विजय अभी लड़का है, मानता नहीं, धीरे धीरे समझ जाएगा। प्रत्युब्ध होकर किशोरी ने कहा। इतने में एक सुंदर तरुण बालक अपना हंसता हुआ मुख लिए भीतर आते ही बोली, किशोरी, किशोरी बहू, शाहजी के मंदिर में आरती देखने चलोगी ना? तू आ गई घंटी, मैं तेरी प्रतीक्षा में ही थी, तो फिर विलंब क्यों? कहते हुए घंटी ने अल्हड़पन से विजय की ओर देखा। किशोरी ने कहा, विजय तू भी चलेगा ना? यमुना और विजय को यही झांकी मिलती है। क्यों विजय बाबू? बात काटते हुए घंटी ने कहा, मैं तो जाऊंगा नहीं, क्योंकि 6 बजे मुझे एक मित्र से मिलने जाना है। परंतु घंटी, तुम तो हो बड़ी नटखट। विजय ने कहा, यह ब्रज है बाबूजी, यहाँ के पत्ते पत्ते में प्रेम भरा है। बंसी वाले की बंसी अभी भी सेवा कुंज में आधी रात को बजती है। चिंता किस बात की? हमारी आज की कहानी में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आ रही होंगी। तो इसी तरह बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए द कहानीबाज। धन्यवाद।